हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर उज़मा शमीम लेकर आई हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। देखो बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत बार आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने के साथ चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है और केस स्टडीज देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो है आपके होल सिलेबस से है, मोस्टली ये जेनेटिक्स से है ज्यादातर और बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके लिए। तो ये आपको पढ़ना और देखना बहुत जरूरी है। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन फ्यूचर जनरेशन। देखो बच्चा, जब भी बात करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट की फॉर फ्यूचर जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या था याद है आपको? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग तरह के होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिलेंगे और उसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, जीन्स जो है उसमें चेंजेस आएगा। तो जब गैमेट्स बनते हैं तभी ये क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो सकता है। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर होना बहुत जरूरी है। और दूसरा हमारे पास हो सकता है यहाँ पर म्यूटेशन इज नॉट नेसेसरी, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और दूसरा है कि हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग मियोसिस वन। तो मियोसिस वन में जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और क्रॉसिंग ओवर है, तो ये और ये हमारा सही है ऑप्शन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 and 4। 2 and 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डीएनए प्रोफाइल ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ चाइल्ड एक्स। देखो बच्चा, चाइल्ड एक्स एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उसका डीएनए का कंपोनेंट्स निकाले हैं हम लोग। अब कह रहा है कि 3 इंडिविजुअल्स है, 1, 2 और 3, इनमें से कौन चाइल्ड के पेरेंट्स है? चाइल्ड के पेरेंट्स है यहाँ मतलब कि मदर है या फादर है, ये दोनों है, इनमें से कौन है? तो यहाँ पर आपको चाइल्ड के क्रोमोसोम या डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग से मैच करानी है 1, 2 और 3 की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किसका किसका ज्यादा मैच हो रहा है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 1 का मैच हो रहा है ना? पहला 1 का ये भी मैच हो रहा है और कुछ मैच हो रहा है 1 का फिर ये मैच हो रहा है। ठीक है, 2 का कोई मैच हो रहा है? नहीं। एक मैच हुआ, बाकी नहीं नहीं नहीं, कोई और मैच नहीं हो रहा है। 3 का देखते हैं हम लोग, 3 का ये कोई भी यहाँ पे मैच नहीं है। यहाँ पर एक मैच हो गया 3 का, इसके बाद फिर यहाँ पे एक और मैच हो गया। तो यहाँ पर आप देखो 3 और 2 के सबसे ज्यादा मैच, सॉरी 3 और 1 के सबसे ज्यादा मैचेस है। यस, ऑप्शन में आपके पास क्या है? ऑप्शन में आप देखो यहाँ पर 1, 2 है, तो 1, 2 तो ऑप्शन है नहीं सही। 2 और 3 है, ये भी सही नहीं है। 1 और 3, मेरे को लगता है 1 और 3 है कि नहीं, आप बताओ। बिकॉज 1 जो है उसमें और 3 में ज्यादा एज कम्पेयर टू 2 उससे ज्यादा यहाँ पे मैचिंग हो रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो ऑप्शन हमारा क्या चूज करेंगे? 1 and 3। 1 और 3 जो है वो सबसे ज्यादा मैच हुए हैं, तो यही दोनों इसके एक्स चाइल्ड के पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट्स है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट। सबसे पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? तो कोहेन ने, स्टैनली कोहेन और बोयर ने बनाया था। तो बोयर और स्टैनली कोहेन ने किसको यूज कर कर ये बनाया था? उन्होंने यूज किया था सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम यूज करके उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में हम लोग क्या करते हैं? दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और अकॉर्डिंग टू हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या मैच कर रहा है ऑप्शंस में। तो पहला स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल रहा है, द पेशेंट ऑफ एडीए। एडीए एडिनोसिन डाई एमिनेज एंजाइम जो है वो होता है हमारे डब्ल्यूबीसी में, उसका डेफिशिएंसी है। तो undergo treatment for gene therapy requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर किसी को एडीए है, एडीए डेफिशिएंसी है, एडीए डेफिशिएंसी का अगर मैं बोलूं कि इसका डिजीज का नाम क्या है, तो उसको कहते हैं SCID,
तो अगर किसी को SCID या ADA डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग उसके WBCs को निकालते हैं, उसमें जीन थेरेपी करते हैं और वापस से उसके WBCs को उसके बॉडी में डाल देते हैं। ये हम लोग को कब कब करना पड़ता है? हर 3 मंथ्स में ये काम करना पड़ता है। हर 3 मंथ्स में ऐसे ही इन्फ्यूजन करना पड़ता है, मतलब एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, क्यों ऐसा है? बिकॉज हमारे जो WBCs हमने यहाँ पे बनाकर भेजे उसके बॉडी में, वो WBCs हमेशा जिंदा नहीं रहते हैं, मतलब उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, वो इमॉर्टल नहीं है। तो पहला बात तो सही कह रहा है कि हाँ भाई इन्फ्यूजन पीरियोडिक टाइम पर करना पड़ता है। सेकेंड आता है कि लिम्फोसाइट्स जो है वो इमॉर्टल कह रहा है कि लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल है। क्या इमॉर्टल होते हैं? नहीं, लिम्फोसाइट्स आर मॉर्टल, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें बार बार इन्फ्यूजन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही है और बी जो असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। कैटल इग्रेट क्या है? ये एक बर्ड होती है व्हाइट कलर की जो ग्रेजिंग कैटल के ऊपर बैठी रहती है या उसके आसपास पाई जाती है। क्यों? ताकि वो जो कैटल्स है वो जो भी खाना खा रहे हैं या घास जैसे वो उखाड़ रहे हैं, वहां पर जो भी इंसेक्ट्स मिलते हैं वो उनको खाती हैं। तो बेसिकली ये इंसेक्ट्स खाने में आ रही है और कैटल्स को कोई फायदा है नहीं, लेकिन इन इग्रेट्स को उनसे बहुत फायदा हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म में है ना? तो यहाँ पर ये लिखा है कि कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल जो है वो लोग क्लोजली एसोसिएटेड है इन द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। बिल्कुल सही बात है, एक को बेनिफिट और दूसरे को कुछ नहीं। और रीजन दे रहा है कि एज ग्रेजिंग कैटल, जो कैटल ग्रेज कर रहा है, मूव थ्रू द फील्ड दे स्टर अप एंड फ्लश आउट द इंसेक्ट्स। स्टर अप करते हैं और इंसेक्ट्स को फ्लश आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं उनके वेजिटेशन से, जिसको यही इग्रेट्स फाइंड करती है और खा जाती है। तो ऑब्वियसली बात है ये सही है, दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो assertion is both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following conclusion can be true regarding to aneuploidy? aneuploidy को लेकर इनमें से कौन सा ट्रू है? aneuploidy का मतलब क्या होता है, याद है आपको? aneuploidy का मतलब क्या होता है? aneuploidy जो है इसका मतलब होता है जिसमें एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए थोड़े से, जैसे कि हमारे पास 46 है, किसी 47 हो जाए, या फिर माइनस हो जाए 46 से 45 हो जाए। तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब वो होता है। बोल रहा क्या? इट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एन एन्यूप्लॉइड सेल differs from other cells only in size. Size doesn't matter. Size doesn't matter here. It can be less number of chromosomes in a diploid cells. कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी ऑलवेज अफेक्ट फीमेल इंडिविजुअल। क्या एन्यूप्लॉइडी सिर्फ और सिर्फ फीमेल इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है? नहीं। तो ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा ए भी सही, 1 सही है और ऑप्शन हमारा 3 सही है। साइज डजंट मैटर हियर। एन्यूप्लॉइडी के मतलब यहाँ पर साइज से कोई मैटर नहीं कर रहा है। एन्यूप्लॉइडी सिर्फ फीमेल को अफेक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, मेल्स को भी करता है। तो यहाँ पर आप देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, 1 and 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें कंसिडरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मियोसिस सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पहला स्टेटमेंट जो है ये है एरर इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 में अगर कोई एरर आता है, इज द ओनली कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी, सिर्फ यही एक कॉज है एन्यूप्लॉइडी का। ठीक है, हो सकता है बट सिर्फ यही है क्या? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बोल रहा है एन्यूप्लॉइडी ऑलवेज अफेक्ट सेक्स क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट कर रहा है? नहीं। Most of the aneuploidy results from the error in the cell division involves in the egg formation. Egg formation के टाइम पर ही कुछ ऐसे errors होते हैं जिसके वजह से होता है। और आता है non disjunction is the in meiosis 1 can lead to more abnormal cells than disjunction in meiosis
2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही होना चाहिए? यहाँ पर आपके ऑप्शन सही होने चाहिए। देखो, नॉन डिसजंक्शन ज्यादा अफेक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास वो सही से सेपरेट नहीं हो पाए हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये हमारा सिर्फ यही रीजन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास 3 एंड 4 सही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 एंड 4। क्लियर? नेक्स्ट, बाय इंटरप्रिटेटिंग द ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ दिया है आपको डाउन सिंड्रोम का, frequency and the mother's age, select the best conclusion from the following। इनमें से जो भी कंक्लूजन है उससे सबसे बेस्ट कंक्लूजन आपको सिलेक्ट करके बताना है। तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है जिसमें कि 21 क्रोमोसोम ट्रिप्लॉइडी में हो। ट्रिप्लॉइडी मतलब कि 3 हो गए हैं, ट्राइप्लॉइडी यहाँ पे 3 हो गए, 3 क्रोमोसोम्स आ गए, हालांकि डिप्लॉइड होना चाहिए, ट्रिप्लॉइड हो गया। तो ट्रिप्लॉइडी आप कह सकते हो, या फिर कहते हैं उसको ट्राइजोमी। बेसिकली ट्रिप्लॉइडी नहीं, ट्राइजोमी कहते हैं। तो ट्राइजोमी अगर हो जाती 21 क्रोमोसोम की, तो उसमें यहाँ पर क्या क्या होगा? आपको एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहे हैं एन्यूप्लॉइडी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर्स एज। एन्यूप्लॉइडी मदर के एज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। जरूरी है, हो भी सकता है ना? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ठीक है, मदर की एज से उतना मैटर नहीं कर रहा है। डिलीवरी बिफोर 30 years ऑफ एज कैन डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन मोस्ट केसेस। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, चांस ऑफ एन्यूप्लॉइडी इंक्रीजेस अप टू 22 years। यहाँ पर आप देख के बताओ, यहाँ पर मदर का एज के अकॉर्डिंग दिख रहा है। मदर का यहाँ बोल रहा है एन्यूप्लॉइडी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है मदर के एज से, इन्फ्लुएंस तो हो रहा है बिकॉज एज दिया हुआ है नीचे, और यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी होने के, आप कह सकते हो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। 20 to 25 29 ईयर्स तक देखो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, जीरो चांस में बढ़ रहा, मतलब जीरो से थोड़ा सा हल्का ऊपर है, लेकिन चांस एकदम नहीं है। लेकिन जैसे 30 इयर्स के बाद आ रहे हैं, अगर मदर प्रेग्नेंट हो रही है 30 इयर्स के बाद, तो उसमें चांस ऑफ एन्यूप्लॉइडी या डाउन सिंड्रोम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये वाली सही हो गई, डिलीवरी बिफोर 30 इयर्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है इंसिडेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट, द चांस ऑफ एन्यूप्लॉइडी इंक्रीजेस अप टू 22 इयर्स। नहीं ना, 22 इयर्स में तो कुछ नहीं है, कुछ है क्या? ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन एन्यूप्लॉइडी इफ मैटरनल एज एक्सीड 30 इयर्स। देख के बता सकते हैं आप लोग, 30 इयर्स से बढ़ गए तो हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा? 2 एंड 4। ऑप्शन 2 एंड 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अगर क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं हुआ, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हुआ, तो क्या होता है? अगर क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, नॉन डिसजंक्शन का मतलब कि क्रोमोसोम्स क्या हो गए, वह सही से सेपरेट नहीं हुए हैं। तो ऐसा कंडीशन अगर होता है तो इसमें क्या हो सकता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑल ऑफ दीज। क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं हुआ तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगी ना। मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे होगा? वो तो हमारे फिर रिसेसिव और डोमिनेंट वाला डिसऑर्डर होता है कि नहीं? तो बेसिकली क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन से क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एसर्शन रीजन है, ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। सारे जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन से है? अभी ना पढ़ाया आपको, मेंडेलियन नहीं होता है नॉन डिसजंक्शन से, नॉन डिसजंक्शन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होते। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन ऑलवेज अफेक्ट द फीमेल, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। दोनों के दोनों क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए केस स्टडी है। आपके एनसीईआरटी बुक का एक डायग्राम है ना? ये एनसीईआरटी बुक के डायग्राम कहाँ पर आपने देखा है? ये हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा है, एचजीपी में। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 6, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 5 होगा एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज का डेवलपमेंट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वजह से? बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ ना।
बायोटेक्नोलॉजी डेवलप की अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया तो। नेक्स्ट आते हैं फ्री नेम द फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड। यहाँ पे बोल रहा है फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड के बारे में बताइए। तो नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग नेमाटोड कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है, कौन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? सीनो रैबिडिटी एलिगेंस। ये नाम जो है सीनो रैबिडिटी एलिगेंस जो है, ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअल में एक तरह का नेमाटोड है, जिससे कि क्या हुआ था, नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है, ये फ्री लिविंग में रहता है। नेक्स्ट है समराइज द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सी मेथोडोलॉजी लगी है? ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग लगा है। अब इसी को आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है। और इसमें आता है हमारे पास ये एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें है द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंस। देखो दो है, EST है और एक सीक्वेंस एनोटेशन है बच्चा। ये दोनों के दोनों यूज किए गए हैं फॉर द मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज SNP। SNP का मतलब क्या है? SNP को हम लोग कहते हैं एक्चुअल में, इट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं स्निप्स। और ये क्या है? ये एक डिजीज है जो कि आइडेंटिफाई करता है हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक मेकअप को कैसे कैसे दिखाई दे रहा है डिजीजेस में, वो उसको देखता है। और ये जो है यूज होता है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मेंशन द लीस्ट फोर साइलेंट फीचर, एटलीस्ट होगा, एटलीस्ट फोर साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या क्या फीचर्स होगा, क्या क्या साइलेंट फीचर्स है हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? तो इसमें आता है ह्यूमन जीनोम कंटेन्स इतना 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। Next, average gene consists of 3000 bases, but the size vary greatly. Next, almost 99.9% nucleotide bases are exactly same in all the people and less than 2% of the genome code for the protein. हमारे पूरे DNA का सिर्फ 2% से भी कम जीन जो है वो बनाता है प्रोटीन। तो ये आपके साइलेंट फीचर्स हो गए ऑफ किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो केस स्टडी में अगर आपको नहीं दिया है कुछ लिखा हुआ, तो भी आपको अपने से आना चाहिए ये बनाना, इसलिए आपको चैप्टर्स पढ़ने जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है। दो ब्लड के सैंपल्स है A और B, ठीक है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में गए। यहाँ पे सैंपल C जो है वो क्राइम सीन से हमें मिला है सैंपल C, और A B यहाँ पे आपको मिल गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या क्वेश्चंस दे रहा है? पहला क्वेश्चन है द जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग द प्रोब रेफर्स टू। प्रोब हम लोग किसको बोलते हैं? तो रेडियो एक्टिव लेबल डबल स्टैंडर्ड RNA, RNA नहीं होता है। रेडियो एक्टिव लेबल डबल स्टैंडर्ड DNA, रेडियो एक्टिवली लेबल है और डबल स्टैंडर्ड DNA है। डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, सिंगल स्टैंड होता है। रेडियो एक्टिवली लेबल सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है what does मिस मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट मीन। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं? तो मिनी सैटेलाइट क्या होता है? मिनी सैटेलाइट द रिपीटिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ 10 to 100 बेस पेयर्स होते हैं। और माइक्रो क्या होता है? ये रिपीटिंग यूनिट है जिसमें 2 से 6 बेस पेयर्स होते हैं। मिनी सैटेलाइट जो है ये यूज किए जाते हैं फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज पॉलीमॉर्फिज्म अराइज इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आती है? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है अराइज ड्यू टू, किसके वजह से अराइज होती है? ड्यू टू म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन DNA फिंगरप्रिंटिंग इन अ सब्सिक्वेंशियल मैनर। बोले DNA फिंगरप्रिंटिंग का एक स्टेप बता दो। ये मैंने सिर्फ आपको स्टेप लिख कर दिया है, आपको इसको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है DNA आइसोलेशन, DNA डाइजेशन विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, DNA फ्रैगमेंटेशन ऑफ सेपरेशन, ब्लॉटिंग, ये साउथ ब्लॉटिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड DNA विजुअलाइजेशन अंडर UV लाइट्स। तो ये आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है एक और हमारे पास, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, ये डिजीज वाले चैप्टर से है। इसमें आपको क्या क्या देखना है, इस पे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। बोल रहे हैं विच ऑर्गन इन ह्यूमन गेट्स अफेक्टेड बाय निमोनिया डिजीज। निमोनिया से कौन अफेक्ट होता है?
निमोनिया से लंग्स अफेक्ट होता है, लंग्स इज अफेक्टेड बाय निमोनिया डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राइनो वायरस कैन, राइनो वायरस जो है कैन अफेक्ट डैश इन ह्यूमन, ह्यूमन के कहां पर? राइनो वायरस मोस्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, तो स्पेशली कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है नोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अ हेल्दी पर्सन कैन अक्वायर्ड निमोनिया डिजीज, कैसे कैसे हेल्दी पर्सन को निमोनिया डिजीज हो सकता है? बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स इनहेल करने से होगा कुछ? नहीं होगा। बाय हेडेक और लेग पेन, हेडेक और लेग पेन इसमें नहीं है। बाय ईटिंग फास्ट फूड, नहीं बच्चे। बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से जो छीका हुआ ड्रॉपलेट्स अगर गया है उसको इनहेल करने के वजह से निमोनिया हो सकता है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हाउ लॉन्ग डज द कॉमन कोल्ड लास्ट, कितने होते हैं? 3 to 4 डेज लास्ट करते हैं, यस, 3 to 4 डेज लास्ट करता है। नेक्स्ट, राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड, तो कफ है, नेजल कंजेशन है, आप और भी लिख सकते हो इसमें, स्लाइट फीवर है, चेस्ट पेन हो सकता है, ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट है, when you insert a piece of alien DNA, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट से है, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी से ये वाला क्वेश्चन है, आप उतना पढ़ो नहीं, हम लोग डायरेक्टली देखते हैं आंसर्स में क्या क्या, क्वेश्चंस में क्या क्या दिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, which of the following should be chosen for the best yield if one were to produce a recombinant protein in large amount, अगर recombinant protein बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें बनाना है तो क्या करना पड़ता है? अगर recombinant protein बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? continuous culture system, a stirred tank bioreactor without inlet and outlet, outlet और inlet नहीं चाहिए, अरे कैसे नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फिर लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ द लार्ज कैपेसिटी, लेबोरेटरी फ्लास्क से तो काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम करना पड़ेगा, या फिर बायोरिएक्टर यूज करने पड़ेंगे इनलेट और आउटलेट के साथ। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग, मार्केटिंग करने से उसको जब हम लोग प्यूरिफाई जो कर रहे हैं, प्रोटीन जो भी हमें मिला है बायोरिएक्टर से, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है, मतलब यहाँ पर हम लोग उस बैक्टीरिया में उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह डाले हैं, तो पहली बार यहाँ पे क्या चीज का प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो क्लीविंग एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स विद द एंडोन्यूक्लियस, क्लीविंग मतलब काटना और वापस से जोड़ना। नेक्स्ट, क्लीविंग डीएनए सेगमेंट्स विद द एंडोन्यूक्लियस एंड रीजॉइंड विद लाइगेज, सही सही लग रहा है, क्लीविंग एंड रीजॉइनिंग डीएनए सेगमेंट विद लाइगेज, क्लीविंग डीएनए सेगमेंट्स विद द लाइगेज एंड रीजॉइनिंग विद एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन कौन सा सही है? 2, क्योंकि डीएनए को तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लियस चाहिए और वापस जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एनी डीएनए मॉलिक्यूल दैट हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन एन एप्रोप्रिएट होस्ट, होस्ट के अंदर ये कोई भी अगर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर सकता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। जैसे प्लाज्मिड एक एग्जांपल है, तो आप प्लाज्मिड में टिक नहीं करना, प्लाज्मिड एक एग्जांपल है क्लोनिंग वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नया केस स्टडी है, ये आपका जीन थेरेपी से रिलेटेड है, जिसमें क्या है कि हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर क्या किया? एडीए जीन यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर हम लोगों ने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया और इसी के डब्ल्यूबीसी निकाल कर उसी में डाले और वापस इस डब्ल्यूबीसी को इसके अंदर डाल दिया, और ये टेम्पररी 3 महीने तक चल जाएगा, मतलब इसके बॉडी में कोई हार्म नहीं होगा, आराम से ये रह जाएगा, लेकिन उसके बाद से वापस सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या है? पहला है द जीन थेरेपी, in gene therapy the gene defects are cured in the child or in dash stage, एक तो चाइल्ड में या तो कर सकते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर सकते हैं, हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट आता है, in 1990 the first gene therapy was given to treat which deficiency? adenosine diaminase deficiency, मतलब ADA, अभी तक जो पढ़ रहे थे ना वही
ADA deficiency. Next, dash is an alternative method to cure ADA deficiency. ADA deficiency को क्योर करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर कौन सा अल्टरनेटिव मेथड है अगर जीन थेरेपी नहीं लिया तो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और लास्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन यहाँ पर, introduction of gene isolate from the bone marrow producing ADA should be introduced at what stage? किस स्टेज में डालना चाहिए? तो अभी ऑब्वियस सी बात है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ताकि परमानेंटली क्योर हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डिजीज कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी यूज करके हम किस तरह का डिजीज को क्योर कर सकते हैं? हेरिडिटरी डिजीज को क्योर कर सकते हैं, हेरिडिटरी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर्स कौन कौन से थे, जेनेटिक्स से थे और स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी से थे। ये जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है फॉर योर केस स्टडीज, तो केस स्टडीज को छोड़ना नहीं, बिकॉज इट कैरीज 5 मार्क्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहे और भी ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।